आज उत्तर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के युवा सम्मेलन के लिए आदरणीय जुबेर मेमन जी सर, डॉक्टर परवीन जी, अपने आदरणीय डॉक्टर पाटिल साहब, अहमद सर, आदरणीय शिवान सिंह भाई, डॉक्टर रफीक जी खाजे सर, दीपक बोसुनुशी खाजे सर, फिरोज भाई शेख, हरपत सोनू भाई, सब सम्मानीय व्यासपीठ सामने बैठे सब भाइयों, दोस्तों, बहन, सब टीचर लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, सब आज मैं तो सब हमारे सर को और आदरणीय शिवान भाई को शुक्रिया देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी कोशिश की, यूपी का सम्मेलन किया है और ये संवाद होना बहुत जरूरी है और हमें भी ये संधि मिली कि आप लोगों से संवाद करने की, अगर ये आयोजन हुआ इसलिए हमें संधि मिली और ये तो मैं कहूँगा कि हर 3-4 महीने में होना चाहिए संवाद, क्योंकि हम संगठन में सर मैं हमेशा कहता हूँ कि झगड़े से क्या होना, लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी। दिल में मत रखो, क्योंकि दिल में रखने से ज्यादा स्फोट होता है। अगर तुम झगड़े से अपने घर में भाई से क्या, अगर गलत है तो संवाद तो करो उससे कि तूने गलत किया, मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे पे भरोसा किया है नहीं, लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी। आपके जो कुछ एलिगेशन होंगे, मेरे को जो कहना है, ये संवाद में से सुने से निकल सकता है वो चीज का। इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा आपने कोशिश की है और काफी सवाल भी किए सब स्टूडेंट ने किए। और आज समय की जो मांग है कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमें समाज में अगर रहना है तो भाईचारे के साथ में रहना बहुत जरूरी है और युवकों ने तो ये सोचना चाहिए। देखो मैं तो कहूंगा कि कोई भी लीडर के पीछे मत लगो, लीडर कभी किसी का भला करते नहीं, ये ख्याल में रखना, दिमाग में बैठा लेना तुमने, युवकों ने ये सोच लेना। देखो लीडर, मैं ये खुद से साक्षीदार हूँ कि मैं किसी के पीछे घूमना पसंद नहीं करता और मेरे पीछे कोई घूमे ये भी मेरे को पसंद नहीं है। मेरा कोई गाड़ी का दरवाजा खोले या मैं किसका दरवाजा खोलूं, ये दोनों चीजें मेरे नफरत के खिलाफ। अगर युवकों ने सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा खुद के ऊपर रहना चाहिए कि मैं समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। और राजनीति में आने से पहले, सोशल वर्किंग करने के पहले हमारी विचारधारा बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विचारों से तुम काम करते हो, मैं फिर एक बार कहूंगा कि 2% लोग सब तरफ खराब गलत है। तुम 2% गलत लोगों के लिए किसी को गलत कहना, ये सबसे बड़ी भूल होती है आदमी की। तुम अच्छे पैसे में जाओगे सर, डॉक्टर में भी 2% लोग गलत मिलेंगे, राजनीति में भी 2% गलत मिलेंगे, तुमको लॉ में भी बैठे वकील साहब, लॉ में भी 2% गलत मिलेंगे। ऐसा कोई 100% कहने वाला नहीं कि इसमें कोई गलत नहीं। 2% हर जगह पे कोई ना कोई गलत करने वाला, गलत होने वाला इंसान मिलेंगे तुमको, लेकिन 2% गलत होने से कोई समाज गलत है या वो गलत पार्टी, ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा कि 2 ऐसे किसी को गलत लिखना, ये बहुत सोच के हमें कहना पड़ेगा। और आज युवकों के लिए जो कुछ सवाल निकले हैं पिछले, जैसा पाटिल साहब ने कहा रास्ते का, लेकिन डेवलपमेंट के साथ में ये जो रूटीन चलता है ना, ये रूटीन नई रुकने वाला विषय नहीं है। जैसी महापालिका है, महापालिका अगर तुम रास्ते बनेंगे तो उनकी खुदाई चलने वाली सर, उनका टेलीफोन केबल आएगा, उनका पाइपलाइन आएगा, उनका रिलायंस का केबल आएगा, ये चलने वाला है। पाइपलाइन फूटी है तो उसको रोड खोदेंगे, क्योंकि महापालिका की खुदाई कभी भी बंद होने वाली नहीं वो चीज के लिए। और ये चीज के लिए हमें सोचना पड़ेगा वो चीज के लिए। क्या अभी मैं बता रहा हूँ उदाहरण में, क्योंकि गलतियां कैसी होती है, जब तक नल कनेक्शन दिए जाते सर रोड बनने के पहले, महापालिका 10 बार लोगों को बोलती है कि कनेक्शन ले लो अमृत के, कोई लेता है कि रोड बनने के बाद में बोलते कि हमको कनेक्शन होना है। अब क्या करेंगे, रोड तो खोदना पड़ेगा क्योंकि उसको पीने के पानी की समस्या है। जबकि बाकायदा मालूम है कि अमृत की योजना हमारे घर के सामने जा रही है, जब योजना मालूम है कनेक्शन लेना है, भुयार गटर की योजना हमारे घर के सामने से जा रही है, ये कनेक्शन हमें लेना है, फिर भी नहीं लेते। और जब रास्ता बनने के बाद में बोलते कि अभी कनेक्शन होना है हमें, तो कोई बातें के लिए फिर तुम हम जवाबदार कहलाए जाते कि ये चीज हमें मालूम होने के बाद में भी गलत की जाती। तो इसके लिए कोई चीजें अच्छी भी हुई है, हम फिर कहते कि सब काम हुए क्या, नहीं हम सब काम कर पाते क्या, नहीं। अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं कि उसने कहा कि मैं 100% सही हूँ, 100% काम कर सकता हूँ।
हम ये कहते हैं कि 50% काम हुए, 50% काम पाइपलाइन में, और आने वाले समय में 50% काम जरूर करने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार कहने से और करने में बहुत फर्क होता है। और आज मैं जो आपके सामने निवेदन कर रहा हूं चीज के लिए, ये और राजनीति के ऊपर या कोई भी भाषण करने के ऊपर ये सोचना जरूरी है कि ये आदमी ने सही कहा या गलत कहा। और ये अभी जो मैं कह रहा हूं आपको, ये माहिती अधिकार में महापालिका में आप फोन करके या मालूमात ले सकते हैं कि हमने जैसा जनता ने हमें विश्वास से जिताया, तो सर सबसे पहले हमने एक वाक्य किया था कि ये थे हमको जलगांव खड्डे की चीड़ आती, मराठीत आम्ही म्हणतो चीड़ येते आम्हाला। तो सर हमने चीड़ कौन सी आई, जो उड़को का कर्जा था सबसे पहले बढ़ा 450 कोटी रुपए, सबसे पहले हमने उतारा, और जेडीसी बैंक का कर्जा था वो सबसे पहले नील कराया हमने। और ये चीजें करने से आज जलगांव शहर में 1000 कोटी के ऊपर काम चल रहे। और ये राजू मामा कहने से मत यकीन करो, महापालिका अधिकारी में एक खुद के नाम के लेटर दो कि भाई जलगांव महापालिका कर्जे किसके समय नहीं हुआ, किसने ठहराव किया, और जलगांव शहर में कितने काम चालू है, और वो निधि किसने लाया और कहां से आया, ये खुद पूछो माहिती अधिकार में। हमारे मराठीत मैंने 100 बाकाने एक लिखा, क्या म्हणता, म्हणजे 100 बातें करने से एक पेपर तो सही बताएंगे ना, कि राजू मामा सही बोल रहे क्या गलत बोल रहे, तो पेपर बताएंगे आपको। तो पेपर आप माहिती अधिकार में वो पेपर मंगाओ और देखो। राजनीति में आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, इसने ऐसा किया नहीं, वैसने वैसा किया नहीं, लेकिन इसके ऊपर भरोसा मत रखो। पेपर पढ़ो, पेपर के माध्यम से जाओ, और जैसा पाटिल साहब ने कहा कि इंसानियत सबसे ज्यादा है, जो उसने मैंने पहले भी कहा कि जो दूसरे की माँ की इज्जत करता नहीं वो खुद की माँ की इज्जत करता नहीं। हम भी पार्टी का काम, हर पंथ का काम जो करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को उसका धर्म का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करे, और आदमी के लिए लाभो वो करना चाहिए, उसकी कोई मत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, आज अगर मैं आरती करता हूँ भगवान की, अगर मेरे को कोई पानी मांगता है तो मैं आरती छोड़ के पहले उसको पानी पिलाऊंगा, ये इंसानियत सिखाती है। और ये हम काम कर रहे हैं, आज भी हम समाज में काम करते हुए हम अंत्योदय, हमारा समाज का केंद्र बिंदु कौन है, समाज का आखिरी आदमी। आज हमें योजना को जो लाते हैं कि समाज का आखिरी आदमी, वो कोई भी पक्ष का, कोई भी का पंथ का, उसकी उन्नति होना चाहिए। अगर हमारे देश की उन्नति करना है, हमारे गांव की उन्नति करना है, तो समाज के आखिरी के आदमी की जब तक उन्नति होती नहीं, जब तक हमारे समाज की उन्नति होगी नहीं। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा, तुम हम मिलके अगर आपके कोई सवाल उठते होंगे, आपको कोई सोच होगी, तो आज तो अपन चर्चा कर ही रहे, संवाद कर ही रहे, लेकिन आपके मोहल्ले में आपको लगता है कि राजू मामा ने एमएलए ने आना चाहिए, तुम फोन करके हमें हमसे बुलाओ, आपकी जो भी समस्या होगी हम सुन लेंगे। और ऐसे नहीं कहूंगा कि जल्दी जो होंगी आज के आज होंगी, लेकिन आने वाले समय के लिए उसको जरूर छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सर सबसे बड़ी बात तो आज अभी जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे वो 18 वार्ड एमएलए अपने नगर से कौन है वहां आप पक्ष के। सर मेरे को जब 100 कोटी निधि मिला ना, मैंने 19 के 19 प्रभाग में निधि दिया सर, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। मैंने ये किया नहीं कि एमआईएम के नगर से होकर मेरे को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनता मेरे साथ में। मैंने बोला कुछ लोगों ने मेरे को वोट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो वोट दिया है मेरे को, और मेरा इंसानियत नाते क्या है, मैंने शपथ क्या लिए कि मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूंगा। सर 19 के 19 प्रभाग में ये जीआर देख लेना तुमने कि राजू मामा ने 18 नंबर में निधि दिया है क्या नहीं। क्या कहता पार्टी का ये नहीं है, हम राजनीति में जाएंगे तो अपोजिट की पार्टी, लेकिन हमने सोचा नहीं, हमने इंसानियत से किया। जो शपथ ली थी जब एमएलए बने, वो शपथ का हमने 100% पालन किया है, और आने वाले समय में ऐसा ही पालन किया। मैं फिर एक बार कहूंगा कि राजनीतिक सर्व राजनीति होंगी। मेरा 2014 का 2019 का वीडियो देख लो सर, मैं दावे से कहता अगर तुमको लगता है कि राजू मामा से कोई अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट देना, राजू मामा आपका स्वागत करेगा, कोई भी गलत नहीं लगेगा। और अभी भी कहूंगा, मैं 2024 में भी कहूंगा, अगर राजू मामा से अच्छा आदमी होगा, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी आदमी हो, अगर अच्छा है तो जरूर उसको वोट दो, राजू मामा आपका स्वागत करेगा। लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे लिए आधे रात को कौन काम कर सकता है, तुम्हारा फोन कौन उठा सकता है, और इंसानियत कौन लिखा सकता है। शहर में शांतता किसने रखी ये भी जरूरी है। 10 साल में कोई चीज गाल वोट लगा क्या ये भी जरूरी है। कई गाल वोट लेगी हमारे से कोई गलती हुई है क्या, हमने कुछ गलत किया है। वहाँ था खाना खाना भी वाले तो मंचल निकलते कुछ मामा, मैं आपको एक बता दूंगा, मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला, लेकिन
आपका सबका हक है, क्योंकि अपन हक को वोट देते हैं, वो वोट मांगने अपने पास आते हैं। क्योंकि इनका जो सवाल था एक जरिए था कि अवेयरनेस क्या होता है। अवेयरनेस इसलिए चाहिए कि हर गांव में, हर खेड़े में, कहीं भी मोहल्ले में सभी चीजें नहीं पहुंचती हैं। तो जो भी गांव में हो, शहर में हो, जिला, हर एक अपने को इतने जो पार्ट दिए हैं, ग्राम पंचायत क्यों दी है, संसद समिति क्यों दी है, जिला परिषद क्यों दी है, विधानसभा क्यों दी है, लोकसभा क्यों, उस लेवल के पक्ष। अभी ग्राम पंचायत का कोई सवाल होगा तो वो अपन एमएलए के पास आ जाएंगे, जो उनको कुछ आना मालूम नहीं हो सकता है। तो वहां से पहले शुरुआत होनी चाहिए, जिसकी जवाबदारी उसने करना चाहिए। और वो अपन वोट नहीं तो अपनी जवाबदारी है कि अपन उनको सवाल करना चाहिए। और सवाल करने के लिए आज जो आपने मंच को अपने स्टूडेंट को एजुकेशन के बारे में जो किया है सर, ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन आएगा तो भी हम आगे चलेंगे, और आगे आएंगे तो भी हम सवाल कर पाएंगे। जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो ये सब अपने को यूज करेंगे और यूज करते आएंगे। यही होगा कि एक ही बात रखो, जो भी अपने जो अभी व्हाट्सएप मीडिया, डिजिटल मीडिया सब आ रहा है, उसके ऊपर जो अपन भेजा रहे हैं ना, इसमें अपन बह के उस पर सोचते नहीं, एनालिसिस करते नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन करते नहीं, उसको फॉरवर्ड करते हैं। उससे आने वाले फ्यूचर में समाज में क्या उसका परिणाम होगा, जनता में क्या परिणाम होगा, उसका कुछ देखते और आगे फिर अपन अटक जाते हैं। छोटे छोटे चीजों से अपने ऊपर केसेस बनते हैं, लेकिन वो केसेस का क्या इफेक्ट होता है सब कोई विचार सोच नहीं करता। और चल अपने को एक करने के लिए कौन सोच करते हैं, अपने में के लोग रहते हैं, हर एक कौम में, हर एक इसमें अपने के लोग रहते हैं। अब उनको पहचानना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन में तो अभी लोकसभा लड़ा हुआ, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। और साहब आपको तो बहुत सारा अच्छा मुझे तजुर्बा मिला है, सपोर्ट मिला है, सभी समाज से, सभी धर्म से मिला है। थोड़े कुछ जगह से कम पड़ा, लेकिन अच्छी तरह से सपोर्ट मिला है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये जो सिलसिला चलता है, हर बार बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में स्कीम है, कुछ आती है, कुछ नहीं आती है, कुछ इम्प्लीमेंट होती है, नहीं होती है, टाइमली होती है, नहीं होती है। और एजुकेशन की जो आज परिस्थितियां हुई है मामा, ये अपना पर्सनल मैटर नहीं है, अपना ये सब जनता का मैटर है। और जो आज संसद, कहीं भी सरकार में हो, सेंट्रल में हो या स्टेट में हो या कहीं भी हो, जो भी स्कीमें आती है, जो भी एजुकेशन के एग्जाम्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, उसके ऊपर क्या क्या होता है। अभी भी सीईटी का चल रहा है, एग्जाम हो गया, उसके बाद में फॉर्म हो गया, राउंड हो गया, चल रहा है। उसके पहले आपका नीट का क्या हुआ, ये ऐसी चीजें बहुत सारे एग्जाम्स हुए। रेलवे का अभी पेंडिंग पड़ा है बच्चों का, जो मेरे को इलेक्शन में बता रहे थे। तो ये जो है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है खास। इसलिए आपका एक कर्तव्य है, आम जनता का कर्तव्य है, यूथ का कर्तव्य है कि सवाल करें। जो भी आपके पास वोट मांगना है उसके लिए सवाल करें। कल मैं भी वोट मांगने आऊंगा, मुझे सवाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि आप वोट देते हैं। और वोट के टाइम में जो आज छोटे छोटे चीजों में आप बह जाते हैं, क्षणिक सुख में बह जाते हैं, उसमें नहीं बहना है। अपने को ठान के पक्का सिक्का करना है कि मुझे इस आदमी को चुन के देना है जो आगे जाके कुछ देखे। और जो भी नेता हो, कुछ भी हो, तो उसको चुनने के लिए क्या है, उसके पास क्या विजन है, कितने साल को देखकर चल रहा है, की हालत क्या है। मामा इतना सारे प्रयास करते हैं। मामा आपकी जो बात थी संजय की कि मामा इतना सब सबके लिए करते, लेकिन मामा को बहुत तकलीफ देते हैं, इसी वजह से अपने आप से कुछ बोल रहे थे। मतलब आपके लिए बहुत सिंपैथी है, आपके लिए बहुत सिंपैथी है, आप करते, लेकिन आपको कुछ नीचे करने नहीं देते। ये इस जलगांव जिले में कितने मंत्री हैं, देखो जलगांव जिले की हालत क्या है, देखो यूथ कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी चाहिए, इस सब चीजें आपको जरूरी है। और आज मैं जब इसमें घुमा पूरा, तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में मुझे बहुत आनंद हुआ कि बहुत जगह बहुत सारे बच्चे अभी मेडिकल्स में काम कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, अच्छे मकान बन रहे हैं। तो हर मोहल्ले में घुमा बहुत नजदीक से रिश्ता है मेरा। जब मुझे धर्म जात कुछ समझ, तब से मेरा रिलेशन है। और मैं कभी भी मेरे जीवन में जात धर्म कभी जिया नहीं, सिर्फ इंसान बन के जिया हूँ। लेकिन राजकारण में आया जब हर जगह जाती है जात, लेकिन जसं भेटलं मामा तसं लगेच मला जाती जाती वाटून टाकलं। लेकिन मैं सिर्फ आया था ना, लोकांनी तर राष्ट्रपुरुषाला वाटून टाकलं, राष्ट्रपुरुषाला भी तुम्ही जसं म्हणतो तसं आपण घेतात। राष्ट्रपुरुष को भी जो भी है, जिन्होंने अपने लिए सब जान की कुर्बानी दी है, बहुत सारा त्याग किया है, उन लोगों को भी जैसा चाहिए वैसा यूज कर रहे हैं।
जब अपना बाजू नहीं तब छोड़ देते हैं, जब अपने वालों ने कुछ किया, हाँ ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, जब अपने ग्रुप के लोगों ने कुछ किया तो उसको और कुछ बोलना नहीं, चुप के साथ रहेगा, और उसके बाजू के वाले ग्रुप ने किया तो फिर धमाका कर लेगा। इस सब चीजें अपने को सोचना पड़ेगा और हर एक के लिए काम करेगा, इंसान के लिए काम करेगा, इंसान बन के जो भी इंसान जन के चलो आगे, तो मुझे लगता है कि ये देश आगे बढ़ेगा। और हर टाइम जात धर्म के ऊपर सोचो मत, और छोटे छोटे बातों के ऊपर कभी भी अपना आने वाला फ्यूचर खराब मत करो। मैं हर धर्म को बोलता हूँ, हर जात को बोलता हूँ, क्योंकि अपन सोचते नहीं, आपको सोचना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन जरूर रखो। आप सब स्टूडेंट हैं, आने वाला फ्यूचर, ये जो देश है पूरा जवानों का देश है, पूरे तरुण, सबसे ज्यादा तरुण अपने देश में है, तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। अपन सभी लोग सही सोच के काम करेंगे और आने वाले फ्यूचर में मामा उद्या तुमचं सरकार जरी आलं तरी प्रॉब्लेम नाही, आमचं सरकार जरी प्रॉब्लेम नाही, पण एकच करायचं आपल्याला, एज्युकेशन हेल्थ हे लोकांना फ्री जर दिलं ना तर फार चांगलं। बाबासाहेब आंबेडकरांना मदत केली होती कशासाठी? एज्युकेशन सर्टिफिकेट, दुसऱ्या कशासाठी नाही केली. त्यासाठी आपल्याला एज्युकेशन हे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर येणाऱ्या फ्युचरसाठी लागणाऱ्या आणि ह्या ज्या सर्व प्लॅनिंग मामायचे पुढे ह्या 25 वर्षाचा विचार करून केला गेला पाहिजे. 25 इयर्स का फ्यूचर का विचार सोच के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, नहीं तो फिर पीछे रोड बनता है, आगे पीछे से रोड बन गया, आगे बनते रहता है, पीछे का रोड खराब होता है, लाइफ टाइम अपने पास रोड मिलता है नहीं। 10 साल हो गए जलगांव से लेके तुम संभाजीनगर का बरामद का रोड 10 साल से बन रहा है वहां, एक बार स्पीड लो 80 का कि खड्डा। तो ये सोच नहीं, ये आपको जवानों को बहुत सोचना है आगे। आपने कभी भी किसी ने भी मत तो कहीं प्रभाव में मत जाओ, सिर्फ अपने को डेवलपमेंट करो। आपके लिए बहुत बहुत आगे आने वाले फ्यूचर के लिए शुभेच्छा देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, बोलने का दिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाला है, मैं शुक्रगुजार हूँ आज जितने भी मान्यवर उपस्थित रहे स्टेज पे, एमएलए साहब उपस्थित रहे, जलगांव शहर के मामा साहब श्रीराम पाटिल साहब उपस्थित रहे, माननीय कलेक्टर साहब उपस्थित रहे, इन्होंने सवालों के जवाब भी दिए और अपना मनोगत व्यक्त भी किया। मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शिबान फईज साहब का और अहमद सर साहब का, जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया और एक कामयाब प्रोग्राम किया। जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए उन्होंने एक बात रिपीट करी। एंकर साहब जो कह रहे थे माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, मैं माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ना इसका कोई प्रेसिडेंट है, ना शिवान नॉर्दर्न महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है। हमने एक सिस्टम ही ऐसा बनाया कि हमको एक मैसेज कन्वे करना है, तो एक मैसेज कन्वे करने वाला कन्वेनर होता है। मैं माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट का कन्वेनर हूँ नेशनल, और शिवान जो है वो 6 जिलों के और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के भी कन्वेनर होंगे। जब ये सब्जेक्ट रखा गया कि यूथ पार्लियामेंट्स काफी होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, शहरों में होते हैं, स्टेट्स में होते हैं, पर पिछले 70 सालों में कभी माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट भारत में हुआ ही नहीं था। एक साल पहले जब चर्चा हुई कि इस तरीके की एक प्रोग्राम रखी जाए, तो एक सवाल हमारे सामने पेश आया कि पार्लियामेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। जब इसका मीनिंग ढूंढा जाए, हमको कुछ चीज का मीनिंग ढूंढना होता है, हम गूगल करते हैं, डिक्शनरीज में ढूंढते हैं। बोला जब पार्लियामेंट में बैठने वाले पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या है, पार्लियामेंट क्या चीज है। हमने लोकल एमपीज को फोन लगाया महाराष्ट्र में, पुणे में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, आज तक फोन वापस आया नहीं कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है। फिर हमारी डॉक्टर बल्लभ असरफी साहब से बात हुई कि पार्लियामेंट मतलब का मीनिंग पार्लियामेंटेरियंस को, सांसद को पता ही नहीं है, तो हमें कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को पूछना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं पता चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि सबसे सीनियर और सबसे एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियन अगर कोई अभी लोकसभा में है या लोकसभा राज्यसभा में है तो बैरिस्टर साहब है। तो हमने बैरिस्टर साहब से कांटेक्ट किया कि सर पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का आप क्या इसका मीनिंग समझते हैं। तो उन्होंने बताया पार्लियामेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल
कुछ ऐसे लोग जो एक जगह पे बैठे और समाज के उद्धार की बात करें, समाज के डेवलपमेंट की बात करें। बस ये जवाब सुनना था। हमको ये प्रोग्राम पसंद आया और हमने इसका नींव रख दी। हमने बैरिस्टर साहब को इनवाइट भी किया था, जो पहला प्रोग्राम पूना में हुआ था। उन्होंने उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को भेजे थे, एडवोकेट वारिस पठान, शिवान फईज भी थे उसमें। इस प्रोग्राम में इम्तियाज जलील साहब को इनवाइट किया गया था। मशरूफियत है विधानसभा इलेक्शन की, तो उन्होंने डॉक्टर परवेज अशरफी साहब को नुमाइंदा बना के भेजा। हम शुक्रगुजार हैं हर उस पार्टी के नेता के जो इस प्रोग्राम में अटेंड किए, सवाल जवाब किए। मैं समझ रहा हूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, कि माइनॉरिटी यूथ, व्हाई माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट, एक सवाल आता है कि माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट क्यों। माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट हमें चाहिए, पॉइंट नंबर 1, टू आस्क क्वेश्चंस टू गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। पॉइंट नंबर 2, यही क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आस्क दिस क्वेश्चंस एंड गेट अ राइट्स, we need to know, read, understand constitution and available government policies. Point number 3, the new issues which are not addressed in constitution or the rights are not given. जो नए issues आते हैं, जैसे हुजूर रास्ते की गुस्ताखी का एक विषय चल रहा है, न्यू इशू है। मुस्लिम रिजर्वेशन का विषय चल रहा है, न्यू इशू है। तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमारी नुमाइंदगी होगी तो वहां पे ये इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, इस इश्यूज पे बिल बनाए जाएंगे, इस इश्यूज पे एक्ट बनाए जाएंगे और एक नुमाया कानून ऐसा बनाया जाएगा जिसमें माइनॉरिटीज की बात रखी जाए, मुसलमानों की बात रखी जाए, बुद्धिस्टों की बात रखी जाए, क्रिश्चियनों की बात रखी जाए, उनके हक और हुकूक बचाए जाए और उनके उद्धार के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए वहां जहां वो डेवलप कर सके। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने नौजवान बैठे हैं ये सभी कंटेस्ट नहीं करेंगे, इनमें से 1 या 2 होंगे सर जो जलगांव से कंटेस्ट करे या कहीं से कंटेस्ट करे, फिर बाकियों का क्या काम है। जब 1 या 2 ही कंटेस्ट करने वाले हैं, कोई विधानसभा कंटेस्ट करेगा, कोई लोकसभा कंटेस्ट करेगा, कोई कॉर्पोरेशन कंटेस्ट करेगा, तो बाकियों का काम ये है कि जब ये 2 जन कंटेस्ट करें तो उनके लिए एक माहौल बनाए, उनके लिए एक ऐसे ग्रुप मीटिंग्स बनाए और एक ऐसा माहौल उनको बना करके दे कि जो ये नुमाइंदा हमारा पार्लियामेंट में जाएगा, जो ये हमारी बहन विधानसभा में जाएगी, जो हमारी ये भाई कारपोरेशन में जाएंगे, तो वो कारपोरेशन में जाके हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं। एक मुसलमान का कारपोरेशन में जाना क्यों जरूरी है, एक मुसलमान का विधानसभा में जाना क्यों जरूरी है, एक मुसलमान का पार्लियामेंट में जाना क्यों जरूरी है, ये हमको, हमारे बड़े बुजुर्गों को जिनके ऊपर एक छाप लगी हुई है, एक डर का माहौल है, ये हमको समझाने की जरूरत है, यूथ को समझाने की जरूरत है। और यूथ अगर ये जिम्मेदारी ले ले और एक अज़म उठा ले तो मैं समझता हूँ कि ये देश को बदलने से और इस देश को मुसलमानों के हालात बदलने से कोई नहीं रोक सकता। नौजवानों में कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे कि स्कॉलरशिप रोकी जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, रिजर्वेशन नहीं है, पासेस नहीं है, माइनॉरिटीज की जितनी स्कॉलरशिप है 3 साल से रोक दी गई है और उसमें अगर ऐड कर ले तो सीएनआरसी जैसे कानून आते हैं, ट्रिपल तलाक जैसे कानून आए, हज कमेटी की सब्सिडी बंद कर दी जाती है। कई ऐसी चीजें हैं जहां पे मुसलमानों को इकोनॉमिकली और सोशली दूसरा भाव दिया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, एक सेकेंडरी सिटीजन के पोजीशन में रखा जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ काफी देर से हम लोग सब सुन रहे हैं। 4 लाइनों के साथ मेरी बात खत्म करूंगा। वो माइनॉरिटी नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, वो माइनॉरिटी नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से। उस हाल में जीना लाजिम है, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी तुम ही हारोगे। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफियत एक है इस कौम के, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक।
हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा बहुत ही इज्जत के काबिल जुबैर मेमन साहब, नेशनल कन्वीनर माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट, उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा अहमदनगर से मेरे दोस्त डॉक्टर परवेज अशरफी साहब, जो इमाम अहमदनगर ज़िले के ज़िला सदर भी है। मेरा उनका ताल्लुक एक उम्मत के रिश्ते के साथ साथ पार्टी का भी है। उन्हीं के साथ डॉक्टर रफीक राही साहब जो स्टेज पर तशरीफ फरमाए, बहुत सीनियर इंसान, एक बेहतरीन कलमकार, हर फील्ड में हमारी और अपनी शनाख्त को रखने वाले रफीक साहब को खुसूसन इस प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया। उसी के साथ शिबान फाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। छोटी मोटी जिम्मेदारी जुबैर मेमन साहब ने शिबान फाइज के जिम्मे दिए। उत्तर महाराष्ट्र का एक इलाका, चाहे कोई इसको बंजर कहे, चाहे कोई इसको खुश्क कहे, चाहे कोई इससे कितना भी नाउम्मीद हो, मगर हम मरते दम तक इस सरजमीन को, इस उत्तर महाराष्ट्र को एक सरखेज़ जमीन के तौर पर ही देखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि यहाँ पर जो चंद चेहरे बैठे हैं, इन्हीं के पेशानियों से इस महाराष्ट्र की तारीख लिखने वाले अगले कायदीन और अगले रहनुमा मैं इसी महफिल में देखता हूँ। मुबारकबाद खुसूसन शिबान फाइज को, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से, कोशिशों से अपनी टीम को साथ में लेकर उनके एतमाद को हासिल करते हुए, उनके एतमाद को बहाल करते हुए इस छोटे से प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया। उन्हीं के साथ मेरे बहुत ही अजीज हमारे अरशद भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के समाज के मुख्तलिफ कामों में दामे दर में सुखने हर कदम पर साथ रहते हैं। इस मौके पर मैं गुजारिश करता हूँ फिरोज भाई से, फिरोज शेख के वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आइए फिरोज भाई, ये मेरे बहुत करीबी दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, और इस प्रोग्राम को, आइए फिरोज भाई, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिन लोगों से अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग वक्तों में जो फ़ोन कॉल्स किए गए और इसको आसान किया गया, इसमें मेरे दोस्त फिरोज शेख का बहुत बड़ा हाथ है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उनका, शुक्रगुजार। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कासिम उमर जो निज़ामत कर रहे हैं, कासिम उमर ने इस प्रोग्राम की कामयाबी में दिन रात शिबान फाइज का साथ देकर एक बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों के सामने रखा। आप यकीन माने कि जो शिबान फाइज की टीम है, हर एक का नाम मैं लूँ ना लूँ, शिबान फाइज की जो टीम है, नासिर जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, LLB का स्टूडेंट है, काफ़ी एक्टिव है और हर तरीके से उसने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी मदद की। साजिद शेख जो हमारे साजिद भाई टैगोर नगर में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी मेहनत की और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदारान से भी अपनी बात की और इस प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश की। मायूस होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के चेहरों को हमने माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के बैनर पर नुमाया तौर पर आप लोगों के सामने रखे, उनमें से 3 ही अफराद आ सके। चाहे वजूहात कुछ और हो, लेकिन असल जवाबदेह यही लोग हैं जो आपको ये जो बैनर पर दिखाई दे रहे हैं। इस सेशन को
बेटा जब आप लोग सवाल कर रहे थे, मैं बाजू में बैठा हुआ था, राजू मामा को पसीने फूट चुके थे। मैं चेहरा पढ़ रहा था कि अब इसका जवाब क्या दूं, ये जो बच्चों ने मुझसे सवाल किए। फिर लाए मामा ने उसको इधर उधर बराबर, इधर से बात, उधर से बात, उधर से बात। ये सियासी पेचीदगियां हैं, ये सियासी दावपेच है, मगर सलाम है मेरे इन नौजवानों को जिन्होंने ये बता दिया कि अगर मेरा एक सवाल तुम लोगों के पसीने छुड़ा सकता, तो याद रखिए जब ये उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आकर किसी सियासी ताकत को मजबूती अता करेगी, तो क्या हम इस इलाके में नई तारीख रकम नहीं कर सकते? चलकर आएंगे आपके दरों पर, आपके दीवारों पर वो लोग जो 5-5 सालों तक आपको दिखाई नहीं देते। जब आपका इत्तेहाद नुमाया तौर पर सामने आएगा तो फोन कॉल्स करके बोला जाएगा कि हमको बुलाओ आपके इलाकों में। आज बोला गया शहर के एमएलए के जरिए कि आप जब चाहे, जिस इलाके में चाहे, जैसा प्रोग्राम चाहे, आप कभी भी कॉल करो, मैं आने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोगों के इत्तेहाद का एक बेहतरीन जीता जागता नमूना है। अनकरीब कई ऐसे मामला आएंगे कि आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को पूरी पुख्तगी के साथ, पूरे स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ समाज के सामने रखना है। मैंने चंद पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान को भी यहां पर बुलाया था कि हमारे नौजवान खाकी से रूबरू हो। किसी वजह से कुछ मामला है, चोपड़ा जाना पड़ा है, वरना जो हमारे डीवाईएसपी है संदीप गावित साहब, उन्होंने पक्का वादा किया था और मैंने देखा हूं उस इंसान को कि बहुत यानी अपने वादे के पक्के हैं, कमिटमेंट पूरा करते हैं। आज उन्होंने 3 मरतबा मेरे मोबाइल पर उनका मैसेज है कि सर मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम मिस कर रहा हूं। मैं खुद माइनॉरिटीज के मुस्लिम और माइनॉरिटीज के जो है नौजवानों से बात करना चाहता था कि भी बताइए कि खाकी की और हमारी आपकी ये दूरियां क्यों है, वो कौन से मामला है जो आपके और हमारे दरमियान ये दूरियां बनाकर रखता है। तो ये सारी चीजें वो भी डिस्कस करने वाले थे। प्यारे बच्चों, साथियों, ये जो आप लोगों की शिरकत है, इसके बारे में सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि जरूरत अज़्म हिम्मत की है, किल्लत और कसरत क्या। जरूरत अज़्म हिम्मत की है, किल्लत और कसरत क्या। कटे हैं आप इशारों से पहाड़ों के जिगर कितने। पानी जो बहुत नर्म चीज मानी जाती है, लेकिन जब लगातार अपने मकसद के हुसूल के लिए काम करता है तो पहाड़ों के जिगर चीर देता है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये तादाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ कम है, मगर बहुत टैलेंट है। बोला ही ये गया था कि टॉपर्स ऑफ द कॉलेज। भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान काम है आज के दौर में। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज घुमाकर ये पूरा खचाखच भरा जा सकता था, मगर मकासद का तय्युन, मकासद का हुसूल, एक विजन, इसको हासिल करने की ताकत, इसको हासिल करने का अज़्म, इसको हासिल करने की जुर्रत, इसको हासिल करने की कोशिश जिन अज़हान में पनप रही है, उन्हीं को यहाँ पर इकट्ठा किया गया। जुबैर मेमन साहब को खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुहैया किया और शिबान फाइज ने अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर एक छोटा मोटा प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस शेर से अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ कि रुख अपना हवाओं को बदलना भी पड़ा है, रुख अपना हवाओं को बदलना भी पड़ा है, सर फिरा जब कोई परिंदा हवाओं से लड़ा है। मोहतरम स्टूडेंट्स, स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमानान, असल में ये माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट जो आज हम लोगों ने रखा है,
ये इसलिए रखा है कि आप अपनी आवाज़ खुद बने। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह आकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह आकर अपने हक को मनवाने के लिए लड़ते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह आकर अपनी बात को मनवाने के लिए हर तरह की कोशिशें और काविशों से काम लेते हैं और हर वो तरीका अपनाते हैं जो संवैधानिक तरीका हो, तो याद रखिए कि हमारी ताकत, हमारा इत्तेहाद हर उस चीज़ को जो है हुकूमत से मनवा कर लेगा जो आप लोग चाहते हैं। अगर आप लोगों का हक कहीं मारा जा रहा है तो आप उठाइए सवाल अपने हक का। अगर कहीं पर आप लोगों के पैसों के अंदर छेड़छाड़ी की जा रही है तो उठाइए हक अपनी आवाज़ का। अगर कहीं पर जो है आप लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है तो खामोश मत रहिए, क्योंकि खामोश रहने से जालिम की मदद होती है। याद रखिए कि जब जब आप अगर अपने कोई इंस्टीट्यूट के अंदर है, आप अपने कोई इदारे में है, अपने कोई कॉलेज के अंदर है, आप जहां कहीं पर भी हैं, अगर वहां पर आपकी कास्ट से रिलेटेड, आपके समाज से रिलेटेड, आपके पहनावे से रिलेटेड, आपके बोलचाल से रिलेटेड, आपकी जबान से रिलेटेड या आपके किसी भी तरीके के व्यवहार से रिलेटेड जो लीगल है, अगर उस पर एक्शन लिया जा रहा है, अगर उसके खिलाफ अगर कॉलेज कार्रवाई कर रहा है, अगर आप लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो आपको झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, अगर आपको निसाब के अंदर ऐसी बातें पढ़ाई जा रही हैं जो बातें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, अगर आपको टीचर्स कुछ ऐसी बातें बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके लिए आपका धर्म इजाजत नहीं देता, तो यकीनन आप उस बात के बोलने के कायल नहीं है। पूरे उत्तर महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको किसी भी कॉलेज कैंपस के अंदर कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी मसला हो, माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ रहेगा, आप लोगों के साथ में खड़े हुए रहेंगे। आप सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, हम किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, ये माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट यहाँ पर खत्म हो गया, हम लोगों ने बड़ी बड़ी स्पीचेस कर दी, ऐसा नहीं होगा। माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के फौरन बाद 1932 मेंबर्स की बॉडी बनेगी पूरे उत्तर महाराष्ट्र के अंदर। ये मेंबर्स का काम हर जिले, हर तालुके के अंदर जो है हमारे मेंबर्स रहेंगे। आप लोगों के सामने बाकायदा पूरी एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपका किसी भी कॉलेज में किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा हो तो हमारे मेंबर्स जो है आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए आपके हक अधिकार की बात करेगा। अगर आपके लिए ज्यादती हो रही है कहीं पर तो हम आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। बस यही हमारी इस बात का आज का हमारा मकसद था। आपने हम लोगों को सुना, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। कंटिन्यू जो है 2 दिन से हम लोग के इस प्रोग्राम के लिए मेहनतें शुरू हैं। यहाँ पर जो है मैं चाहता तो पूरा हॉल जो है वो लड़कों से लड़कियों से भर देता था, मगर मैंने चंद ऐसे हीरे इकट्ठा किए हैं जो यकीनन जो है उत्तर महाराष्ट्र के एक सुनहरे इनकलाब का ख्वाब देखेंगे। चंद लोग हैं जो आगे चलकर अपने अदारे के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने बिरादरी में, अपने घर मोहल्ले के अंदर आप जब भी कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो आप जो है उस बात पर खामोश नहीं रहेंगे। कुरान मजीद की एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो। और जब बात उम्मत की आती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा गया। इसलिए जब उम्मत की बात होगी तो उम्मत के अंदर हमारे दलित भाई भी आएंगे, उम्मत के अंदर हमारे क्रिश्चियन भाई भी आएंगे, उम्मत के अंदर हमारे जो है हर वो शख्स आएगा जो इस वक्त जो है इस सरजमीन पर जो है वो सांस ले रहा है, हर वो शख्स जो है उम्मत के अंदर आएगा। तो अगर हमने तुमको खैर उम्मत बनाकर भेजा, अगर कहीं पर आप कुछ बुरा देख रहे हैं, कुछ गलत देख रहे हैं, तो आगे बढ़कर उस चीज को रोकने का काम करिए, आगे बढ़कर उस चीज को खत्म करने का काम करिए, भलाई का हुक्म दीजिए लोगों को, अच्छे काम करने का हुक्म दीजिए लोगों को। अगर कहीं पर जो है आपके बैकवर्ड क्लास होने की वजह से या मुसलमान होने की वजह से अगर आप लोगों के साथ में कहीं पर ज्यादती हो रही है तो यकीनन हम लोग आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। आप सिर्फ जो है माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट पे कॉल कीजिएगा, हमारी मदद आप तक पहुंचेगी। अब तक जो है जो भी होता आया, हम
इस बात में अपना कसूर महसूस करते हैं कि हम इस तरह के सेशंस लेने के अंदर लेट हुए। आइंदा दिनों के अंदर हम जो है, चाहे फाइनेंशियल मसला हो आप लोगों का, स्कॉलरशिप का कोई मसला हो, आइंदा दिनों के अंदर जो है आप लोगों की कास्ट से रिलेटेड, आप लोगों की एजुकेशन करियर से रिलेटेड कोई मसला हो, हम आप लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जब भी हम आप लोगों को एक आवाज़ देंगे कि माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट के इस मुद्दे को हमको जो ये जगह पर उठाना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है हम लोगों का साथ देंगे। हाथ उठाकर जरा एक बात बता दीजिए कि भाई कौन कौन जो है हक के लिए लड़ेगा, कौन कौन जो इस बात के लिए लड़ेगा कि जहां पर भी मेरे भाई के ऊपर जो ज्यादती होंगी तो हम जो है आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। हम जो है किसी का जात नहीं देखेंगे, किसी का धर्म नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कौन ऊंचा है कौन नीचा है। अल्लाह के रसूल ने खुतबे विदा के अंदर ये कहा था कि जहालत के सारे दस्तूर मेरे दोनों पांव के नीचे है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। अगर आप राइट हैं तो हम राइट के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। शुक्रिया। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के फंदे पर थे अशफाक खुशी से झूमा था, वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहाड़ी शेखर की क्या अजब कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। हमारे भारत पर जब जब कोई जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तक आगे आएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तक आगे आएगा। Good afternoon, all the respected dignitaries, chairperson, and all the Yuva Shakti present here. This is Nashra Khanam Aslam Khan, and I want to discuss about the topic Indian education system. I want to start with the famous quote of Mahatma Gandhi: "Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever." These words remind us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. न चोर हार्यम न चिराज कार्यम न भरत नवाज्यम न जबारकारी यही कृत्य वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधम प्रधानम. This quote emphasizes the importance of cultivating knowledge and understanding rather than abandoning or renouncing responsibilities. Education is something that cannot be stolen. The more you spend, the more it becomes. The more you share, the more it expands. लेकिन क्या सच में हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी तरह से हमें एजुकेट कर रहा है? भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है और ना सिस्टम है। 100 सालों पहले टेलीफोन्स हुआ करते थे, आज आईफोन्स यूज किए जाते हैं, टीवी भी अब स्मार्ट टीवी यूज की जाती है, लेकिन ये क्लासरूम आज से कुछ सालों पहले जैसे थे आज भी वैसे के वैसे ही है। कुछ महीने पहले एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था 16 साल का 11th क्लास में पढ़ने वाला अभिमन्यु अपनी जान ले लेता है। क्यों? एग्जाम प्रेशर एंड रोड लर्निंग एजुकेशन सिस्टम की वजह से, मतलब रट्टा मारने वाला सिस्टम। अभिमन्यु अपने केमिस्ट्री के पेपर में लिखता है, एजुकेशन शुड बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग योर नॉलेज, माइट बी अ लेसन एंड अ रीजन फॉर अ सिस्टम टू चेंज। कौन सा सिस्टम? रट्टा मारने वाला सिस्टम। और तब तक रट्टा मारना जब तक वो चीज याद ना हो जाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोड लर्निंग। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ बच्चे को कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है दैट डजंट मैटर, उसे यही सिखाया जाता है, बेटा रट्टा मारो। और स्कूल कॉलेजेस में यही रट्टा मारने वाले बच्चे बेस्ट स्टूडेंट कहलाए जाते हैं। मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट और पब्लिक एजुकेशन को एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जो बाद में उनके देश के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि एक चीज उन्हें हमेशा पता है, ब्राइट माइंड्स लीड टू ब्राइट नेशंस। अब थोड़ा इंडिया के एडमिशन प्रोसेस पर भी रोशनी डाल देते हैं। यहाँ तो एडमिशन प्रोसेस ही करप्ट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मोटा मोटा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो केजी वाला बच्चा हो या फिर इंजीनियरिंग वाला बच्चा हो। यहाँ जो बच्चा डिजर्विंग है उसको तो एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन अगर पैसा और पावर है तो एडमिशन कोई बड़ी बात नहीं। अब ये एडमिशन किस में किया जा रहा है? रैट रेस में। रेस से क्लास में टॉप करना, रेस से मैक्सिमम ऑब्टेनेबल मार्क्स लाना, लेकिन उस बच्चे पर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता। अब बच्चा रट्टा मार कर तो एग्जाम पास कर लेता है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। और हम सभी अच्छे से जानते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रट कर क्लियर नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ छोटी स्कूल से लेकर बड़े कॉलेजेस तक रोड मेमोराइजेशन प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम की सच्चाई ये है कि हमारे देश में एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है rather than a temple of knowledge। अगर शिक्षा दान देने की वस्तु है तो इसका व्यवसायीकरण क्यों? थॉमस मैकॉले ये वो शख्स था जिसने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी थी,
और इसी शख्स को इंडियन एजुकेशन से सबसे ज्यादा नफरत थी। इसी के एजुकेशन ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल पैदा कर दिया। जो इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है वो अपर क्लास हो गए और जो नहीं कर सकता वो लोअर क्लास हो गए। 6 जनवरी 2024 को द हिंदू के आर्टिकल में पता चला, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ही बताया कि मैकॉले को भेजा इसलिए गया था कि वो इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म करके वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करे। ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द रिलेटलेस परस्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस व्हिच वी रैट रेस दैट वी सी टुडे। अब आते हैं कोचिंग क्लासेस पर। सिर्फ 2023 में 26 डेथ रिकॉर्डेड है कोटा के अंदर और कोर्ट ने तो डिसीजन दे ही दिया कि प्रॉब्लम इज विद पेरेंट्स नॉट विद कोचिंग इंस्टीट्यूट। Moreover, do you know what Macaulay once said in the British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they will succeed in breaking our entire nation. And what's there? And that's what today's coaching institutions are doing. साथियों, याद रखो, संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशें रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। इन कोचिंग संस्थानों ने बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी, पर सवाल ये नहीं है कि आप किसने जलाई, सवाल ये नहीं है कि आप किसने जलाई, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के अपनी तीर किसने दी। मोरओवर, इंडिया में हमारा एम है 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना 2047 तक। बट जो इकोनॉमी बनाएंगे मिस हमारी वर्कफोर्स, अगर वो उतने स्किल्ड ही नहीं होगा तो ये चीज रियलिटी में कैसे बदलेंगी। एसोचैम रिपोर्ट सेज दैट ओनली 7% ऑफ MBA ग्रेजुएट एवरी ईयर आर एम्प्लॉयबल। अब एसोचैम खुद कहता है कि इंडिया का आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम में इसका सबसे बड़ा रीजन है। और दुख होता है जब पैसा खर्चा करके आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो और बाद में जॉब में सैलरी के नाम पर चंदा मिलता है, और ये सब होने का वही रीजन है आउटडेटेड करिकुलम। अब सोचो, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सालों से करो उसी का पेपर लीक हो जाए। अभी नीट में हुआ और उस नीट एग्जाम में जिस बच्ची ने अपनी जान ली वो बच्ची पर प्रेशर बेयर करने में किसका हाथ था? पेरेंट्स का नहीं, एजुकेशन सिस्टम का, पेपर लीक का। आज के टाइम में पेपर लीक की कंटिन्यूअस न्यूज मिलते रहते हैं और शर्म की बात तो ये है कि UGC नेट का भी पेपर लीक हुआ। अब ये पेपर लीक की न्यूज चल ही रही थी कि एक और फ्रॉड सामने आ गया, UPSC फ्रॉड। अब तो आम आदमी का UPSC एग्जाम से भी भरोसा उठ रहा है। अगर कोई UPSC में झोल कर सकता है तो फिर अमीरों के लिए और एग्जाम तो फिर हाथ का खेल है। इंडिया टुडे के आर्टिकल के मुताबिक UPSC ने केस फाइल किया पूजा खेड़कर के ऊपर। पूजा खेड़कर इज अक्यूज्ड ऑफ फॉर्जिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। अब सवाल यह है, UPSC जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर फ्रॉड कैसे हो सकता है? क्या इतना आसान है UPSC को धोखा देना? मतलब क्या पूरा की पूरा सिस्टम ही करप्ट है? ये हालत है आज के टाइम में हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अभी बजट 2024-25 आया जिसमें 6% GDP एलोकेशन टू एजुकेशन। हाउएवर, इंडिया में एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर 3% है GDP का, जबकि रिकमेंडेड 6%। एजुकेशन सिस्टम से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ही नहीं, टीचर्स खुद परेशान हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स। टीचर्स को पढ़ाने से ज्यादा अदर काम दिए जाते हैं और फिर उनसे बच्चों की गुणवत्ता पूछी जाती है। अगर बच्चों की गुणवत्ता बनाना है, देश का भविष्य रोशन करना है, तो उसके लिए टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए और जो उनका प्रोफेशनल काम है, और अदर काम जो टीचर्स को दिए जाते हैं उसके लिए बेरोजगार युवाओं को जॉब दी जाए ताकि उनका भी फ्यूचर बने। लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर हमें कोई भी चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, तो एक आदमी के बोलने से नहीं होगा, सबको बोलना होगा। अब अगर बदलाव चाहिए तो पॉलिसीज में बदलाव होगा, एजुकेशन अलॉटेड फंड्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा, करप्शन को तुरंत बंद करना होगा। आज के टाइम में जब तक तुम मंदिर मस्जिद की मेंटालिटी अपने दिमाग में बैठा करके चलते रहोगे, कम्युनल हेड अगर अपने दिमाग में रखोगे तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम फिर कभी क्वालिटी एजुकेशन की मांग ही नहीं करोगे तो तुमको जो मिल रहा है वही दिया जाएगा हमेशा। जब तक तुम नारेबाजी में बिजी रहोगे तब तक गवर्नमेंट तुमको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो इसे बदलना ही नहीं चाहती। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं की शरों पर चलता रहेगा, और सभी जानते हैं यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है जो धर्म और जात के नाम पर वोट देते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें एजुकेशन के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और जब तुम आवाज उठाओगे तुम्हारे जैसे मिलियंस ऑफ पीपल आवाज उठाएंगे और फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और फिर चेंजेस होंगे, पॉलिसीज बदलेंगी। By using the right side of knowledge, you can motivate others, you can inspire others.
हम सब मिलकर एक एरा बना सकते हैं जहाँ पर हर इंडिविजुअल क्यूरियस हो एजुकेशन के लिए, और जैसे जैसे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना शुरू होगा। Let us ensure no child is left behind in the pursuit of knowledge. Together we can create an education system that nurtures mind, not just marks. The time for change is now. Let us revolutionize our education system. Thank you. तासीर है जो छुपी नहीं वो अब तस्वीर है। अल्पसंख्यक कहने की जरूरत क्या है, भारतीय होना हमारी पहचान, यही हमारी सबसे बड़ी तकदीर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। मैं शेख अलविया रागिब अहमद, भारत की जिम्मेदार नागरिक, एक युविका, आज अल्पसंख्यक विभाग के युवाओं के प्रश्न और उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग के युवाओं के भविष्य और उनके सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत भारत में कुल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट करती चलूं कि माइनॉरिटी क्या है। साथियों, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस समाज से आते हैं जो भारतवर्ष में संख्या में कम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के हवाले से यह स्पष्ट करते चलूं कि भारत में अल्पसंख्यक विभाग का विकास क्यों जरूरी है। जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाता है तो हम किसी भी स्पर्धा में विजय प्राप्त कर नहीं सकते। तो अब मुझे बताइए कि भारत की कुल आबादी में से अगर 19% माइनॉरिटीज का विकास नहीं किया गया तो भारतवर्ष दुनिया में तरक्की कैसे करेगा। डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की 2005 की सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह साबित किया गया है कि आजादी के बाद 75 साल बाद भी माइनॉरिटी समाज बुरी तरह से पिछड़ा रहा है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ कई समाज के लोग एक साथ रहते हैं, और बदकिस्मती से अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को भारत में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर बात हो सामाजिक भेदभाव की या शिक्षा में असमानता की या फिर रोजगार में असमानता की। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि the state shall promote the special care for educational and economic interest of the welfare section, weaker section of the people। मान्यवर, मैं आज इस मंच से पूछना चाहूंगी कि क्या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के इस अनुच्छेद का भारत में मान रखा जा रहा है? क्या आज भारत में अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को समान अधिकार मिल रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज पर समय समय पर किए गए अत्याचारों की कई सारी उदाहरणें हमारे भारत देश में मौजूद है। अगर भारत देश में सामाजिक समानता का अधिकार है तो क्यों किसी एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है? अब अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो मान्यवर, भारत में अल्पसंख्यक युवाओं का ड्रॉप आउट रेट, कक्षा 10वीं का ड्रॉप आउट रेट 14.5 से बढ़कर 24.4 हो गया। अब अगर इस देश में हर नागरिक को समान शिक्षा का अधिकार है तो ये रेट कम होने की जगह बढ़ क्यों गया? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाई गई नीतियों का फायदा हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मान्यवर, भारत में काम करने वाली कुल आबादी में से सरकारी नौकरियों में रोजगार हासिल करने वालों की संख्या 26.8% है और इनमें से अल्पसंख्यक युवाओं की संख्या केवल 9.9% है। भारत में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं के संदर्भ में कई योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक विभाग की भागीदारी सरकारी नौकरियों में कम क्यों है? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्यों कम है? सरकार इसके सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है?
मान्यवर, मैं इन प्रश्नों के साथ भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगी कि कागजी कामों से हटकर जमीनी हकीकत पर भी ध्यान दी जाए। हमारे देश का भविष्य तब ही उज्जवल हो सकता है जब भारत देश में हर युवा को समान अधिकार मिले। और हमारे देश की प्रगति के लिए केवल जागरूकता फैलाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ नीतिगत सुधार की जरूरत है। मान्यवर, मैं इस पार्लियामेंट के तहत से डिमांड करती हूँ कि हम अल्पसंख्यक युवाओं को सुरक्षा और समानता मिलनी चाहिए। इन 2 लाइनों पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि युवा है हम नए भारत के बदलाव हमारा नारा है। युवा है हम नए भारत के बदलाव हमारा नारा है। भारत देश की जमीन का कण कण हमको जान से प्यारा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अलबिया साहिबा। आइए प्रोग्राम के हमारे आज के भी एक मुकर्रिर को मैं आवाज़ देता हूँ जो हमारे दरमियान यहाँ स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। मैं ज़िला सदर कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ इस शेर के साथ कि बहुत गहरे ख्यालों में मोहब्बत के हवालों में तुम्हारा नाम आ जाना, मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारी आरज़ू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना। ऑनरेबल कलेक्टर साहब। हमारे दरमियान परवेज अशरफी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम उनका दिल खैर मकदम करते हैं। परवेज अशरफी साहब यहाँ अहमदनगर से तशरीफ रखते हैं। अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, विद्राहों में अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। दोस्तों, ये प्रोग्राम का आगाज हम हमारे देश के सम्मान में, हमारे देश का राष्ट्रगीत से हम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का आगाज राष्ट्रगीत से शुरू किया जा रहा है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि राष्ट्रगीत के लिए एक साथ खड़े हो जाए। कहीं सत्संग भजन कीर्तन करो पर नाथ कव्वाली। दोस्तों, हमारे बीच ऑनरेबल कलेक्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम उनका पुरजोर यहाँ इस्तेमाल करते हैं। साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट की जानिब से साहब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं सत्संग भजन कीर्तन कहीं पर नाथ कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन कहीं पर नाथ कव्वाली, सभी मिलकर मनाते हैं यहाँ पर ईद दिवाली। सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से आगे ले सकता हूँ। प्रोग्राम का गर्जुदाइयत से पहले एक छोटा सा एक ताल्लुक है। मैं शिबान फाइज को आवाज दूँ कि वो हमारे मेहमानों के साथ इस प्रोग्राम की इस पहली कड़ी को बता दी यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, आए हुए तमाम ही मेहमानों का मैं सबसे पहले अपने और माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले जलगांव जिला कलेक्टर मोहतरम आयुष प्रसाद सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। जुबैर मेमन साहब, नेशनल प्रेसिडेंट माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर परवेज अशरफी साहब, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट AIMIM अहमदनगर, हम आपका तहरीर से इस्तकबाल करते हैं। जलगांव अलहक एजुकेशन सोसाइटी के सदर अहमद सर, हम आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आए हुए तमाम स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे स्पीकर्स,
हम आपका तहे दिल से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट असल में है क्या, इस प्रोग्राम को अरेंज करने का हम लोगों का मकसद क्या था, और ये प्रोग्राम हम लोगों ने क्यों आप लोगों के लिए सजाया है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस हॉल में बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर इस प्रोग्राम को करने का मकसद बहुत ही शानदार है। हमारा मकसद ये है कि हम पूरे उत्तर महाराष्ट्र से कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक जगह जमा करें जो माइनॉरिटी स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, माइनॉरिटी स्टूडेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट के सामने रखे कि हमारे स्टूडेंट्स को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और हमारे स्टूडेंट्स क्या क्या फैसिलिटीज़ अपनी एजुकेशनल लाइफ में चाहते हैं, अपने करियर में चाहते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने एजुकेशनल लाइफ गुजारी है वो जानते हैं कि किस तरीके से गरीबी से आगे बढ़कर, किस तरीके से कम फैसिलिटीज़ के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने एक आला मकाम जो है यहाँ पर पाया है। तो उनको जो जो परेशानियों का सामना अपनी एजुकेशनल लाइफ में हुआ है, अब आने वाले स्टूडेंट्स को उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन तमाम सवालों का एक गट्ठा जो है आप लोगों ने यहाँ पर बांध कर लाए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए और अनकरीब जो है अब हम प्रोग्राम की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। मैं नाज़िम कासिम उमर से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हर प्रोग्राम में और हर जगह पर हमारा एक अखलाकी फ़र्ज होता है कि हम हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। इसी रस्म को निभाते हुए हमारा यहाँ ये इस्तकबालिया प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में इस्तकबाली तरतीब को मैं अंजाम देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आज के हमारे इस प्रोग्राम में मदऊ हमारे मेहमान कलेक्टर साहब, ज़िला सदर, मैं इनके इस्तकबाल के लिए जनाब अहमद सर को आवाज़ देता हूँ कि वो कलेक्टर साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद पूना से तशरीफ लाए नेशनल कन्वीनर जुबैर मेमन साहब के इस्तकबाल के लिए मैं शिबान फाइज को आवाज़ देता हूँ कि वो जुबैर मेमन साहब का गुल शाल देकर इस्तकबाल करें। परवेज अशरफी साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं इनके इस्तकबाल के लिए साहिशी को आवाज़ देता हूँ कि वो परवेज अशरफी साहब का यहाँ फूल देकर इस्तकबाल करें। मैं डॉक्टर रफीक राही साहब को आवाज़ दूँ तो उनकी किया है। इसके बाद मेरे अगले मेहमान अहमद सर, इनके इस्तकबाल के लिए मैं सैयद नासिर को आवाज़ दूँगा कि वो अहमद हुसैन सर का यहाँ गुलाब शाल देकर उनका इस्तकबाल करें। आइए दोस्तों, प्रोग्राम की अगली कड़ी हमारी स्पीचेस। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं भी कुछ शेरो शायरी सीख जाऊं। बहुत कोशिश की, रटा भी, बट एक बार शादी हो गई, सब भूल गया मैं। आज इस यूथ पार्लियामेंट में मुझे जो आज आप लोगों ने आमंत्रित किया है उसके लिए मैं पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूथ पार्लियामेंट जो कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो कॉन्सेप्ट है, तो ये अभी नेहरू युवा केंद्र हो
या पूरे देश भर में विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से युवक और युवतियों को हमारे जो अपना विचार व्यक्त करने के लिए मंच उपस्थित हो, इसके लिए विभिन्न जगहों पे इसका आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ इस यूथ पार्लियामेंट में जो विभिन्न प्रकार के आइडियाज आते हैं, तो उस आइडियाज को देखकर लोगों के मन में जो एक भावना है, कैसे हम एकत्र आके काम कर सकते हैं, और उसको सिखाने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा एक माध्यम है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट हो या मैंने भी बहुत यूथ पार्लियामेंट में, जब मैं आपके जैसे एक विद्यार्थी था, मैं भी यूथ पार्लियामेंट में काम करता था। मैं भी अलग अलग मंचों पे, कभी प्रधानमंत्री हो या सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हो, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार, या डेलीगेट हो, मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया, बहुत बार मैंने अपना सहभाग किया। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा एक चैलेंज रहता था, क्योंकि हम लोग जब पार्लियामेंट को देखते हैं टेलीविजन पे, तो हमें लगता है कि वहाँ पर बस बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लोग नारा दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। पर जब आप पार्लियामेंट को बिल्कुल पास से, करीब से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत ही डीप डिस्कशन और एनालिसिस भी होती है। और पार्लियामेंट में, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड नेशंस मॉडल यूएन हो, या भविष्य में अगर आप कभी सांसद बने या विधायक बने, तो उस समय सबसे बड़ी चीज जो होती है कि आप अलायंसेस कैसे बिल्ड कर सकें। बिकॉज आप अगर बोलो कि हमारी शक्ति इतनी है, आप बाकी जो आपके बिल्कुल विरोध में है, आप कैसे उनको रीड कर सकें, वो क्यों विरोध में है वो समझ सकें, अपनी स्टैंड को डिस्पैशनेटली समझ सकें कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ऐसा कह रहे हैं, और आपके विरोध में अगर कोई ऐसा कह रहा है तो क्यों ऐसा कह रहा है। अगर आप बिल्कुल डिस्पैशनेटली उसको समझ सके, एक जैसे एक डॉक्टर है, वो बिल्कुल मतलब सारी इमोशंस को छोड़ के बस वो बीमारी की तरफ देख पा रहा है, उस तरह से अगर आप देख पाए तो आप भी समझ पाएंगे कि किस बातों पे आप एक अलायंस बना सके, किस बातों पे आप एक ऑपरेशन आप डेवलप कर सकते हैं, किस बात पे आप बिल्कुल एक दूसरे से आपका मतभेद बना रहेगा। मतभेद होना साजिक है, चाहे आप किसी को भी ग्रुप में पकड़े, मतभेद होना साजिक है। हर समाज में, हर ग्रुप में, हर वर्ग में, हर क्लास में मतभेद होता है। अगर मतभेद दूर करने के लिए लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक क्लास है, आप एक लार्जर विजन को पकड़ते हो और बोलते हो कि आप लोग सब इस विजन के साथ मेरे साथ चलो। बट आप कभी कभी आप देखोगे कि लेट्स से कि आर्थिक नीति है, आप किसी के साथ अगर सामाजिक नीति पे आपका विरोध है, बट आर्थिक नीति उसमें आपका बिल्कुल एक मत हो सकता है। अगर आपने सोचा कि शैक्षणिक नीति पे आपका विरोध है, तो आप बोलोगे कि आरोग्य नीति पे आपका एक मत हो सकता है। विदेश नीति पे आपका विरोध है, परंतु सुरक्षा नीति में आपका एक मत हो सकता है। तो हर व्यक्ति का हर प्रकार की नीति में अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है। तो जो अगर ये कंपटीशन है कि बस ये पार्टिसिपेशन है, अच्छा अगर ये कंपटीशन होता है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे कंपटीशन आता है, मेरा अपना परफॉर्मेंस जरा सा सुधर जाता है, ठीक है। तो अगर ये कंपटीशन होता है और अगर ये सिंस ये पार्टिसिपेशन है, तो चलो, तो इसमें बेसिकली आपकी जो आइडिया है, जैसे आपने एक आइडिया दिखाया कि अभी जो पहले स्पीकर थे बहुत ही बढ़िया आपने भाषण दिया, उसमें आपने एक आइडिया दिया कि इसमें सबका एक समान एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलनी चाहिए, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आपने ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में बड़ा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया। तो उस प्रकार में फिर आप जब आओगे, क्वेश्चन आपने उपस्थित किया, दूसरा कोई बोलेगा ये सोल्यूशन है, तीसरा बोलेगा ये सोल्यूशन बिल्कुल ही ठीक नहीं है, चौथा बोलेगा अपने पहले वाले का सोल्यूशन बिल्कुल सही था। बट इसमें आप अलायंस कैसे बना सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बैक बेंच में अलायंस ज्यादा बनती है। जो भाषण वगैरह में तो लोग बोलते हैं वो तो ठीक है, परंतु जो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं लॉबिंग का अर्थ होता है कि ये जो लॉबी है ना बीच में, वहां पर आप अक्रॉस बात करके कैसे आप बोल सकते हैं कि ठीक है, तुमने ये जो बोली ठीक है, मैं आप तुमको समर्थन करूंगा या करूंगी और तुम मुझे इस बात पर समर्थन करो, और इस तरह से बनती नहीं, ठीक है। मेरी सबको यही गुजारिश है कि कभी कभी जब हम लोग अपनी बात रखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो दो चीजें होती हैं, हम दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं,
और जब आप दूसरे की बात सुनेंगे नहीं तो आप उनको समझेंगे नहीं। अगर आप उनको समझेंगे नहीं तो उनकी पीछे की भूमिका और भावनाओं को आप समझेंगे नहीं। और अगर आपने उनके पीछे की भूमिका और भावनाओं को नहीं समझा तो फिर आप उनको नहीं समझ पाएंगे, अपने को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे विरोध में जो है वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जान जाते हैं। तो आप एक बात बिल्कुल ध्यान से एक चीज मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो एक है कि यूथ पार्लियामेंट हो या इस तरह का कोई भी आयोजन हो तो उस समय अब हमेशा दूसरे की बात सुन के समझने की कोशिश करें। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जीवन में आपको कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, चाहे आप एक उद्योग निर्माण करना चाहते हैं, चाहे आप एक खेल में अच्छा खेलना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, जिंदगी में इंडिविजुअल एक्सेलेंस से भी बढ़कर है कि आप अलायंस कितना स्ट्रांगली बना सकते हैं, एक दूसरे की मदद आप कैसे कर सकते हैं और दूसरे के काम आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आखिर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे वजह से इस पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ फर्क पड़े। हम सब चाहते हैं कि हमारा भी कुछ अस्तित्व हो, हमारा भी कुछ मेहनत का कुछ परिणाम हो, जिसकी वजह से आप जिंदगी में कुछ तो अच्छा करके दिखाना चाहें। ये बात मतलब आप समझने की कोशिश करें, और वो आप कर सकते हैं अगर आप में अलायंसेस आप कर सकें, अगर आप पार्टनरशिप्स डेवलप कर सकें, तब वो फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे वो काम करेगा और वो आपको जीवन में आगे ले जाने में बहुत बहुत मदद करेगा। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी एक भूमिका होती है, भावनाएं होती है कि मेरे लिए पूरी दुनिया ने क्या किया, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या किया, वहां से शुरू होता है, मेरे भाई बहनों ने मेरे लिए क्या किया, वहां से शुरू होता है, मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने मेरे लिए क्या किया, वहां से शुरू होता है, और फिर आगे बढ़ता जाता है कि बाकी दुनिया ने मेरे लिए क्या किया। और हमेशा हमको ऐसा लगता है कि हमें मतलब हम हमेशा पूछते रहते हैं कि बाकी दुनिया ने मेरे लिए क्या किया। उस समय जॉन एफ कैनेडी ने बहुत बड़ी चीज कही थी। जॉन एफ कैनेडी ने बहुत बड़ी एक चीज कही थी कि जॉन एफ कैनेडी साहब ने क्या कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री इज डूइंग फॉर यू, आस्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। अगर आप हमेशा पूछे कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूं या कर रही हूं वर्सेस दुनिया मेरे लिए क्या कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही आगे जाओगे, बहुत ही आगे जाओगे। इस बारे में आप बिल्कुल याद रखें। और सिंस ये यूथ पार्लियामेंट है, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए बंद करें तो मैं भी यूथ पार्लियामेंट के तौर पर बोलना चाहूंगा। कभी हम खुद को ना बंद कर लें अलायंस क्रिएट करते समय, हमें दुनिया के साथ अलायंस क्रिएट करना एक बहुत बड़ी चीज है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज, आगे वाला जो बोल रहा है उसको तो सुने ही, क्यों बोल रहा है ये भी समझे। और बहुत सारे लोग डर की वजह से बोलते हैं, बहुत सारे लोग लालच की वजह से बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग इच्छाओं की वजह से बोलते हैं। जिस क्षण आप समझ लेंगे ना कि क्यों बोल रहा है, आप उससे बहुत बढ़कर हो जाएंगे। ये बात आप समझें। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत मतलब बेस्ट विशेस, आप बहुत पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बहुत बहुत राजू मामा के साथ हमारे यहाँ दीपक सूर्यवंशी साहब भी तशरीफ रखते हैं। हम उनका भी दिली खैर मकसद करते हैं और हमारे शहर के लोगों के लिए राजू मामा, श्री राजू मामा भोड़े, मैं इनके इस्तेकबाल के लिए शिबान फाइज को आवाज़ देता हूँ कि वो राजू मामा भोड़े का यहाँ पर गुलपोशी करके उनका इस्तेकबाल करें।